हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सभी लोग काफी अच्छे होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग फिजिक्स की क्लास कर रहे हैं इस टाइम पे और हीट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक डेली एमसीक्यू का क्वेश्चन शुरू किया, जिसमें कल भी हम 2 सवाल किए थे और आज भी हम लोग 2 सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट्स पढ़े मैंने काफी लोगों के, आपके काफी अच्छे कमेंट्स हैं, काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो होप सो नेक्स्ट टाइम या आने वाले टाइम में इसकी भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जल्दी से जल्दी आपको सारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। ओके, एंड हम लोग ई बुक भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें क्या होगा, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा एंड जो भी आपके एमसीक्यूज होंगे वो भी मिल जाएंगे। तो अभी इस पे काम चल रहा है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो प्लीज आप हम लोगों को थोड़ा टाइम दे दीजिए। और टाइम मिलने के बाद आपको एक ई बुक मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आपको सारा कंटेंट और उस चैप्टर वाइज आपको सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एंड वन थिंग मोर, आज हम लोगों ने वोट आउट किया था कि आईपीएस क्लर्क का आईपीएस कैलेंडर आ चुका है 2019-20 के लिए। तो मैंने पूछा था आप लोगों से कि इस चीज का हमें कोर्स स्टार्ट करना चाहिए, क्लास स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। तो काफी लोगों ने मना किया है कि सर आप आरआरबी फोकस नहीं कर पाएंगे, आरआरबी क्लास नहीं चल पाएगी, आप लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएंगे, आरआरबी क्लास को बीच में रोक देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग आरआरबी क्लास को बंद कर देंगे, आरआरबी बीच में छोड़ देंगे। नहीं, हम लोग अपनी चीजों को बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, बस अपने चैनल को और बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप लोगों को और ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वालिटी कंटेंट मिल सके, ना कि क्वांटिटी कंटेंट। लोग बोले कि काफी सारे चैनल्स हैं जो आईपीएस एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, दैट्स ओके, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन मार्केट, आई नो। हम लोग के अगर डेली लाइफ में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम लोग एक चाय पीते हैं तो ऐसा है कि चाय बनाने वाली दूसरी कंपनी लॉन्च नहीं होती है क्या कभी मार्केट में? बिल्कुल होती है। अगर हम लोग कोई खाना खाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, क्या सब्जियां बिकती हैं? सब्जी एक ही दुकान में बिकती है कि बाकी दुकानों में नहीं बिकती है? तो ऐसी ये मार्केट है, कंपटीशन है, इसमें जो सबसे अच्छा बेचेगा, अच्छी क्वालिटी का बेचेगा, वो अच्छा उतरेगा खराब। ठीक है, तो प्लीज आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप लोगों का हम लोग साथ छोड़ देंगे या आप लोगों के साथ कुछ गलत होगा। बिल्कुल नहीं, आपके साथ कुछ भी अनफेयर नहीं होगा, सब कुछ फेयर होगा आपके साथ। हम लोग जब तक आपके साथ खड़े हैं टिल द सिलेक्शन, टिल द एग्जाम, लास्ट फाइनल तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता था, स्पीड अप एजुकेशन आपके साथ खड़ा हुआ है। विश्वास मानिए मेरा, हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, और आईपीएस क्लर्क के बारे में हम लोग प्लान कर रहे थे, कैलेंडर आ चुका है, तो इसके लिए भी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस टॉपिक फिनिश किया एक दिन में, एक टॉपिक 2 दिन में दूसरा, तीसरे दिन में तीसरा, और 1 महीने हमने सिलेबस फिनिश किया और देन इट्स ओके। नहीं, ऐसा नहीं करें, हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे हर चीज के बारे में। प्लीज विश्वास मानिए, आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे हम लोग। तो इसलिए आपका नेगेटिव कमेंट्स आए थे, तो प्लीज मैं आपसे बोला चाहता हूँ, अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा ही मत बोलिए। लेकिन तब भी मैंने उन कमेंट्स का स्वागत किया, आप लोगों के कमेंट्स को अप्रिशिएट किया है कि हाँ चलो आपने हमारे बारे में कुछ तो राय रखी अपनी, है ना। तो बाकी ठीक है, हम लोग प्लान कर रहे हैं आईपीएस के लिए हम लोग फैकल्टी को रिक्रूट करेंगे। जो भी अच्छे से अच्छी फैकल्टी होगी आपके पास, आपके लिए पहुंच जाएगी। हमारा माध्यम एजुकेशन से पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से जो एजुकेशन गैप है सोसाइटी में उसको खत्म करना है। वी आर नॉट हेयर फॉर द मनी, वी जस्ट हेयर फॉर द differentiate education gap between the pupils who are coming from poor family. Okay, तो जो भी हमें थोड़ा बहुत पैसा अगर YouTube से मिलता है वो सब हम अपनी फैकल्टी को देते हैं, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को भी ऐसा कुछ भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिससे हम लोग अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जितना हो सकता है हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा मटेरियल दे रहे हैं। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमको, और जैसे हो सके हम लोग जो भी चीज आपके पास लाएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। जो स्टूडेंट्स जो आरआरबी की तैयारी नहीं कर रहा है, कोई भी तैयारी आईपीएस की कर रहा है, ओनली फोकस का बैंक पे है, कुछ स्टूडेंट्स का फोकस ओनली एसएससी पे है, तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे स्टूडेंट आरआरबी पे ही फोकस हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट आईपीएस पे फोकस है तो उनके लिए आईबीपीएस का मटेरियल मिलेगा। जो आरआरबी के लिए आएगा, आरआरबी का कोर्स तो चल ही रहा है, तो वी आर इन द फेज टू स्टार्ट आईपीएस कोर्स इन अवर चैनल सून। ठीक है, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करते रहिए हम लोगों का। अगर जो भी चीज इनिशिएट करते हैं वो लोग आपके लिए ही तो है। अगर कोई भी कंपनी अपने नए क्षेत्र में कदम रखती है वो क्या होती है, वो सर्विस देती है ना, सोसाइटी के लिए देती है ना। अब रिलायंस है, टाटा है, वो क्या है, एक ही फील्ड में तो नहीं है, कई सारे फील्ड में। टाटा मोटर्स भी है, टाटा पावर प्लांट भी है, टाटा की वॉच भी आती है, एंड टाटा टीसीएस भी है।
तो इस तरह से देखा जाए तो कई सारी चीजें हैं, एक ही कंपनी कई सारी चीजों में अपना अपना ध्यान, अपना अपना चीजें आउटपुट में देती है। सबके लिए अलग अलग लोग होते हैं, सब अलग अलग लोग मैनेज करते हैं, अलग कंपनी का चीफ सीईओ होता है, उसका अलग सीईओ होता है, उसका अलग एमडी होता है। तो ऐसे अगर हम लोग कोई भी चीज को स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं मिलेगा कि वही फैकल्टी आपको वही चीज सारी पढ़ा रही है। हम लोग डेफिनेटली नई फैकल्टी लेंगे, आपके लिए रिक्रूट करेंगे, जिससे आपको आईपीएस में और ज्यादा ज्यादा अच्छा कंटेंट मिल सके। ठीक है, ये तो ही आईपीएस की बात। अब बात करते हैं अपनी क्लास की। तो कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें पूछा था हमने कि अर्लीस्ट थर्मोमीटर वाज डिजाइन्ड बाय, अर्लीस्ट थर्मोमीटर वाज डिजाइन्ड बाय, एंड इसका राइट आंसर था गैलीलियो। क्या राइट आंसर था? गैलीलियो। क्या राइट आंसर था दोस्तों इसका? गैलीलियो। इसका डी ऑप्शन था शायद गैलीलियो। ओके, एंड इसका सही जवाब दिया है शान ने और अकरम खान ने, एंड एक लड़की भी थी श्वेता आई थिंक। तो ऐसे काफी बच्चों ने कमेंट किया, तो थैंक यू, आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए। डेफिनेटली मैं आप लोगों का नाम लूंगा अपने वीडियो में और बताऊंगा कि ये लोग काफी अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं हम लोगों के साथ। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक थम्स अप, एक लाइक बनता है वीडियो के लिए। और आज का सेशन शुरू करने से पहले आज का एमसीक्यू। तो आज का एमसीक्यू है आपका, लिखिए आज का एमसीक्यू है पहला आपका, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस is not depend on, thermal stress is not depend on, 1 2 3 4। पहला बोला है कि नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा बोला है यंग्स मॉडुलस। ठीक है, पहला बोला नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा बोला यंग्स मॉडुलस, तीसरा उसमें बोला है क्या कहते हैं यंग्स मॉडुलस, नेचर ऑफ मटेरियल, कोफिशिएंट थर्मल लीनियर एक्सपेंशन एंड चौथा ऑप्शन है उसका लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ मटेरियल, मान लो लेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, कोई दिक्कत? थर्मल स्ट्रेस इज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, यंग्स मॉडुलस, लीनियर एक्सपेंशन एंड लेंथ ऑफ मटेरियल। क्या होगा सही जवाब इसका दोस्तों? देखिए हम लोगों ने पढ़ा था क्या, हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा इक्वल टू क्या था आपका डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा एल अपॉन एल ये पढ़ा था हमने अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा एल अपॉन एल को क्या बोला हम लोगों ने? स्ट्रेन। ठीक है, आपको पता है E इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। तो ये सिग्मा यानी कि थर्मल स्ट्रेस, अगर सिग्मा टी बोले हम इसको थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, तो सिग्मा टी इक्वल टू क्या आएगा? E इंटू स्ट्रेन, और E इंटू या E इंटू अल्फा डेल्टा टी। तो थर्मल स्ट्रेस इज डिपेंड ऑन यंग्स मॉडुलस, जी हाँ। थर्मल स्ट्रेस इज डिपेंड ऑन लीनियर एक्सपेंशन, जी हाँ। बट थर्मल स्ट्रेस इज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द मटेरियल, थर्मल स्ट्रेस इज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द मटेरियल, इसकी लंबाई पर डिपेंड नहीं करता। इट इज डिपेंडेंट ऑन द दीस थ्री थिंग्स बट नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ मटेरियल, वो उसकी लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों। आज की क्लास आपकी स्पेसिफिक हीट की, क्या है? स्पेसिफिक हीट की। आज हम लोग जानेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में। स्पेसिफिक हीट, चलिए मैंने 3 कंटेनर लिए, यहां पे 3 कंटेनर ले रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, एक पहला कंटेनर ये हुआ, दूसरा कंटेनर ये हुआ, एंड तीसरा कंटेनर आपका ये हुआ। ठीक है, इसकी भी हाइट 1 मीटर है, इसकी भी हाइट 1 मीटर है, एंड इसकी भी हाइट 1 मीटर है। ओके, कोई दिक्कत? मैंने इसमें क्या किया, 1 लीटर वाटर भरा, कितना भरा? 1 लीटर। इसमें कितना भरा? ये बड़ा है बर्तन, थोड़ा इसमें कितना आएगा?
5 लीटर। ये उससे बड़ा बर्तन है, इसमें मैंने भरा 10 लीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर। 1 मीटर हाइट है। अगर यहाँ पे एक हम टैब लगा दें, यहाँ पे एक हम अगर टैब लगा दें, ठीक है, तो अगर यहाँ से जो पानी निकलेगा उसका प्रेशर क्या होगा, P इक्वल टू क्या होता है, H रो जी। रो जी विल बी कांस्टेंट, तो इसलिए प्रेशर विल बी कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी कंटेनर, राइट। तीनों कंटेनर के लिए आपकी जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए इसमें कितना, 1 लीटर, इसमें कितना है 5 लीटर, इसमें कितना है 10 लीटर। अगर हमें इस कंटेनर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें इसको कितनी हीट देनी होगी, 1 जूल की। या कह सकते हो कि जितना बड़ा कंटेनर उतना ज्यादा पानी, और जितनी ज्यादा मास वैल्यू उतनी ज्यादा हमें उसको हीट देनी पड़ेगी। यानी कि अगर सेम चीज है, अगर हम इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है इसका, तो इसको हीट कितने प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 5 जूल। अगर हमें इसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो इसको कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 10 जूल। तो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसी से अगर हम कह सकते हैं, अगर हम बात करें कि अगर मैं एक छोटा सा कंटेनर लूं और जिसका वेट है मास m, ठीक है, तो मास m है, अगर मुझे इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, तो हीट मैंने कितनी दी उसे, Q। अगर इसका मास m kg है, ठीक है, m kg है, m kg का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमने उसको हीट कितनी दी, Q। सिंपल चीज है, मैंने यही लिखा भी कि फॉर m kg हीट गिवन कितनी है, Q, ठीक है। तो अगर m kg के लिए Q हीट है, तो अगर हम 1 kg की बात करें, तो 1 kg के लिए हीट गिवन कितनी हो जाएगी, Q/m। सिंपल सी बात है ना, ठीक है। अब देखिए अगर हम m kg का डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ा है, डेल्टा T राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, या इसको लिख लिए हीट के फॉर्म में, ठीक है, हीट के फॉर्म में लिखे डेल्टा T टेम्परेचर राइज, डेल्टा T राइज इन टेम्परेचर, हीट कितनी देनी पड़ेगी इसको, अरे जी हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, Q/m। कितनी देनी पड़ रही है, Q/m। तो अगर मैं इसकी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करूं, तब हमें हीट कितनी देनी पड़ेगी इसकी, Q/m डेल्टा T। बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं किया मैंने बोला कि m kg का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए टेम्परेचर हीट कितनी थी, Q। तो अगर मुझे ही इसका जैसे डेल्टा T इसके लिए कितनी थी, m, और डेल्टा T के लिए हमने Q/m, डेल्टा T के लिए कितनी थी हमने, Q/m। अगर आप इसको डेल्टा T मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 मान लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेल्टा T टेम्परेचर राइज यानी कि पहले टेम्परेचर और बाद का टेम्परेचर, यानी पहले कुछ और बाद का कुछ और, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें कितना चाहिए, Q/m डेल्टा T। डेल्टा T राइज करने के लिए Q/m, और 1 डिग्री के लिए Q/m डेल्टा T। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वल टू मैं इसको कांस्टेंट मान लूं, ठीक है। तो यह आपकी कहलाती है Q इक्वल टू mc डेल्टा T। क्या कहलाया, Q इक्वल टू mc डेल्टा T। अरे भाई जो जितना मास उतना ही टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, उतनी हीट चाहिए। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी 1 केजी मास का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे हम स्पेसिफिक हीट कहेंगे उस मटेरियल की। कितनी बात समझ में आ रही है, नहीं है अभी भी। देखिए m kg हीट गिवन की मैंने Q के लिए, तो 1 kg की कितनी हो जाएगी, Q/m। अरे भाई 2 सेब की कीमत 4 रुपए है, तो 1 सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, 4 रुपए। तो सिंपल यही तो लिखा है मैंने, m kg की हीट कितनी दी है, Q। 1 kg की कितनी दी है, Q/m। डेल्टा T टेम्परेचर राइज के लिए कितनी हीट है, Q/m। 1 के लिए Q/m डेल्टा T, ठीक है। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, mc डेल्टा T। तो ये हमारी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट। तो इसमें Q क्या है आपका, Q को क्या बोलते हैं आप लोग, स्पेसिफिक हीट। M क्या हो गया आपका, मास, और डेल्टा T क्या हो गया आपका, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। इतनी बात समझ में आई आपकी, ठीक है।
नेक्स्ट ये टोटल हीट होगी आपकी, ये क्या होगी टोटल हीट, सॉरी ये होगी टोटल हीट, और ये कहलाती है आपकी स्पेसिफिक हीट। क्या कहलाती है दोस्तों? स्पेसिफिक हीट। कोई दिक्कत नहीं? ओके चलिए आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं छोटा ही सी, जो स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेगी। अब देखिए इसकी यूनिट की भी बात कर लेते हैं हम लोग। यहां से अभी इसकी यूनिट भी निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, लिखिए इसकी डेफिनेशन लिखिए। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature by 1 degree centigrade of 1 kilogram मटेरियल। ठीक है, यानी कि हीट 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 किलोग्राम की बढ़ाने के लिए जो हीट की आवश्यकता होगी उसे क्या करेंगे? इज नोन एज या कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर हम C की बात करें तो क्या हो जाएगा? Q/m डेल्टा T। ठीक है, हीट की यूनिट क्या होती है आपकी? जूल। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी आपकी? मास की, किलोग्राम, और डेल्टा टी की केल्विन। कोई दिक्कत? तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। ओके, एमएलटी फॉर्म भी निकाले तो एमएलटी फॉर्म भी निकल जाएगी इसकी। देखो कैसे निकलेगी। जूल को हम क्या लिखते हैं? न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसको किलोग्राम केल्विन। ओके, न्यूटन क्या होता है आपका? मैंने बताया था न्यूटन इक्वल टू न्यूटन, आपको बताया था न्यूटन क्या लिखते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ इक्वल टू एम ए से फोर्स की यूनिट मास और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है? न्यूटन मीटर, यानी कि लेंथ होगी ना, तो मैं इसको लिख देता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर ऑन किलोग्राम इंटू केल्विन। कोई दिक्कत दोस्तों? नहीं। अब देखिए यहां डिवाइड करो तो ये ऐसे मल्टीप्लाई, ये ऐसे मल्टीप्लाई, तो केजी से केजी कट जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा आपका? मीटर स्क्वायर, ऊपर पहुंच जाएगा केल्विन अपॉन, नहीं केल्विन नीचे ही रहेगा, मीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर और केल्विन। तो हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं आपकी L2 T-2 केल्विन या K माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी नहीं? तो लिखिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। इतना आप लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए तो इसको रब कर देता हूं मैं। अब बात करते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी की। अगली हेडिंग लिखिए आप लोग, हीट कैपेसिटी। क्या है दोस्तों हेडिंग? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी लिखिए। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी होता है जनरली आपका Q बाई डेल्टा टी, Q बाई डेल्टा टी। और Q को हम लिखते हैं, आपको पता है लिखा है MC डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। तो क्या हो जाएगा? M इंटू सी, या कह सकते हो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ
इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका हो जाएगा, किसका, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल, लिख लो चाहे बॉडी लिख लो, ऑफ द मटेरियल। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत, हीट कैपेसिटी हो गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक हीट लिख लेते हैं हम लोग, वाटर की कितनी होती है, आईसी कितनी होती है, स्टीम की कितनी होती है। ठीक है, वाटर की, आइस की एंड स्टीम की। तो आपको पता है वाटर की भी पता होगी, चलिए स्पेसिफिक हीट लिख लेते हैं हम लोग, सभी चीजों की क्या क्या होती है, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, लिखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आइस की, फिर वाटर की, फिर गैस की यानी कि स्टीम की। ठीक है, आइस की कितनी होगी आपकी, आइस की होगी 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसकी होती है आपकी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टीम की होती है आपकी 0.47 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, आप सोच रहे हो सर अभी तो आप यूनिट बता रहे थे जूल पर किलोग्राम केल्विन, आपने कैलोरी कहां से ऐड कर दी, समझ में नहीं आ रहा, कुछ कैलोरी का झंझट क्या है जी। नहीं, जैसे आप खाना खाते हो तो 1 कैलोरी में हम लोग नापते हैं ना चीजों को, बट अगर हम थर्मोडायनामिक्स की बात करें, हीट की बात करें, तो हम लोग जूल के फॉर्म में लिखते हैं। तो कोई नहीं, 1 कैलोरी बराबर लिख लो, कितना होता है 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, बस कन्वर्ट कर दो उसको। ये भी कुछ से आ सकता है, और आया वो भी है क्वेश्चन, क्या आया हुआ है कि 1 कैलोरी बराबर कितना होगा 4.18 जूल। याद रखना दोस्तों इसको, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.18 जूल। ठीक है, यहां तो कोई किसी को परेशानी नहीं। तो अब और बात करते हैं कि हम लोग कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिक हीट लिखते हैं कि कुछ कुछ मटेरियल की आपको स्टैंडर्ड स्पेसिफिक हीट मालूम होनी चाहिए, लाइक एल्यूमिनियम की क्या होती है, कॉपर की क्या होती है, वाटर की क्या होती है। देन हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की। ठीक है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। चलिए लिखिए, कुछ मटेरियल है जैसे एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम लिखिए पहला एल्यूमिनियम, दूसरा लिखिए कॉपर, पहला आपका एल्यूमिनियम, दूसरा आपका कॉपर, तीसरा है आपका कार्बन, फिर आपका लेड, फिर आपका सिल्वर, ठीक है, फिर आपका वाटर। ठीक है, एल्यूमिनियम की होती है 900, यूनिट तो पता है सबकी क्या है जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, कॉपर की आपकी 386.4, कार्बन की आपकी 506.5, लेड की आपकी 127.7, सिल्वर की 236.1 एंड वाटर की आपकी 4186.0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। वाटर कितनी आपकी 4186.0। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। चलिए, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसे हम लोगों ने अभी पिछले टाइम पे हाइड्रोजन की नहीं लिखी थी, है ना। हाइड्रोजन की होती है आपकी, एक चीज से पहले देखो, Q इक्वल टू क्या होता है आपका, Q इक्वल टू mc डेल्टा टी, और एम सी की बात करें तो क्या होगा Q अपॉन m डेल्टा टी। तो भाई साहब जिसका मॉलिक्यूलर मास मतलब मास सबसे कम होगा उसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होगी। ये बात समझ रहे हो आप, जिसका मास सबसे कम होगा उसका स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होगी। इसलिए सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी होती है, हाइड्रोजन की। किसकी होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ हाइड्रोजन की बात की जाए भाई साहब कितनी होती है 3.2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री
सेंटीग्रेड। 3.2 कैलोरी प्लस ग्राम, 3.5 सॉरी, कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज और नोटिस करो आप कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है, 4186.0, यानी कि अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर इतनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर इतनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए आपको पता हो कि सबसे अच्छा एग्जांपल है जब हम लोग ऑटोमोबाइल में कूलेंट का यूज करते हैं या रेडिएटर को ठंडा करते हैं। आपने देखा हो गर्मियों में रेडिएटर गर्म हो जाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी की बोतल लटका देते हैं, है ना, पानी डालते रहते हैं। जैसे आप बसों में देख लो, ट्रकों में देख लो, रेडिएटर को हम लोग ठंडा करते हैं। तो ठंडा किससे करते हैं हम लोग, वाटर से, क्योंकि वाटर के पड़ते ही वो कितनी हीट एक बार में एक्सट्रैक्ट करेगी, 4186 जूल पर किलोग्राम केल्विन, यानी कि इतनी हीट वो एक्सट्रैक्ट कर लेगी एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना। इसीलिए हम लोग किसी भी चीज का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ यूज किसका करते हैं, वाटर का। दूसरी चीज, इट इज इजीली अवेलेबल, चीप, सस्ता है, सभी के लिए अवेलेबल है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई सभी के पास। ठीक है, इसीलिए water is used as a coolant in water is used as a coolant in आपका ऑटोमोबाइल टू कूल रेडिएटर्स। रेडिएटर्स को ठंडा करने के लिए वाटर कूलेंट की तरह काम करता है। दूसरी चीज आपने देखा होगा, जो हम लोग की बैकबोन में दर्द होता है या कहीं हमें सिकाई करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वो आता है आपका प्लास्टिक की थैली टाइप से, तो उसमें क्या भर लेते हैं हम लोग, पानी इसलिए भर लेते हैं कि पानी ज्यादा समय तक चल सके, पानी ज्यादा समय तक हीट एब्जॉर्ब करे रहे आपका, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर करेगा आपका। एक तो पहली बात यह है कि वाटर सबसे अच्छा है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम तक हीट ट्रांसफर करेगा। इसलिए जब हम लोग सिकाई करते हैं ना, तो प्लास्टिक की बैग में हम लोग वाटर भरते हुए रखते हैं, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट आपकी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए, अब अगर वाटर की बात हो रही तो वाटर के बारे में हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं, है ना। वाटर के बारे में हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे एक बात है वाटर की, ये जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग गर्मियों में ठंडा पानी पीते हैं, तो पानी हम जब ठंडा पीते हैं तो बर्फ डालते हैं, तो बर्फ डालने क्या होता है, पानी की सतह पर तैरने लगती है। क्यों तैरने लगती है, एक्चुअली क्या होता है कि कम टेम्परेचर पे उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम, बट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स डेंसिटी इज मैक्सिमम, तो डेंसिटी जो है उसकी भारी होती है वो पिघल के नीचे चली जाती है, बर्फ आपकी पिघल के नीचे चली जाएगी, और जब तक उसकी डेंसिटी हल्की है, कम है, यानी कि उस वाटर से उसकी वजह से उस पर तैरती रहेगी। इतनी बात समझ में आ रही है। डेंसिटी डिफरेंस का फर्क है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग वाटर के बारे में बात करते हैं आज। ठीक है, बात करते हैं हम लोग वाटर की। देखिए, हम दो डायग्राम बना रहे हैं, एक आपका बना रहे हैं वॉल्यूम के लिए और एक बना रहे हैं आपका डेंसिटी के लिए। ये आपका डेंसिटी के लिए हो गया, ये आपका वॉल्यूम के लिए होगा। ठीक है, वॉल्यूम का टेम्परेचर रिस्पेक्ट में और डेंसिटी का भी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इतनी बात तो आपके समझ में आती कि नहीं आती है ना। तो आपको पता है कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कहां होती है, 4 डिग्री पे, यानी कि अगर हम इसकी बात करें फिर घटने लगती है टेम्परेचर के साथ साथ, यानी कि वाटर की डेंसिटी आपकी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री पे, और ये करीब करीब इसकी वैल्यू होती है एक ही मानते हैं हम लोग 1 किलो जूल, है ना। तो अब एक चीज बताओ, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी ज्यादा होगी, कब होगी डेंसिटी ज्यादा, वॉल्यूम भाई उसी टेम्परेचर पे सबसे कम होगा, भाई वॉल्यूम उसी टेम्परेचर पे सबसे कम होगा, यानी कि यहां पे अगर हम ऐसे बात करें वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, यानी कि यहां वॉल्यूम सबसे कम होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम सबसे कम होना चाहिए और उस समय इसकी डेंसिटी सबसे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ये मान लिया मैंने 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सपोज मान लो आप ऐसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कोई दिक्कत, मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख देता हूं इसकी।
इस पे आपका वॉल्यूम को लिया है 10⁻³ मीटर क्यूब में, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, नॉट स्पेसिफिक, वॉल्यूम की बात हो रही है। ये हो जाता है यहाँ पे 1, यहाँ पे आता है करीब वैल्यू इसकी 1.04343, ठीक है। तो ये डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है, यानी कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम क्या होगी, वाटर की डेंसिटी, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होगी। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए एक चीज और समझते हैं यहाँ पे हम लोग, एक चीज और समझते हैं छोटी, इसको मैं साफ कर दूं, बना लिया आप लोगों ने। एक चीज और समझते हैं छोटी सी, इसी डेंसिटी का खेल समझते कि डेंसिटी का खेल होता क्या है। ये टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, सर्दियां बढ़ रही है अभी, ठीक है। तो आपने समुद्र को देखे होंगे, सपोज ये आपका सी लेवल है, ठीक है, सी लेवल है। तो ऐसे कुछ सी है, इसमें अपनी मछली है ना? इसमें कोई मछली है, ऐसे मछलियां हैं इसमें, ठीक है। मछलियां रहती हैं, कई सारे जीव जंतु रहते हैं उसके अंदर, एक्वेटिक पूरी होती है, एक्वेटिक रीजन होता है, कई सारे उसमें कई सारे लोग होते हैं उसमें, ठीक है। तो अगर अब बात की जाए, जैसे जैसे क्या होता है, सर्दियों में टेम्परेचर डाउन होता रहता है, सर्दियों में टेम्परेचर डाउन हुआ तो टेम्परेचर जैसे जैसे कम हुआ, लिक्विड किस फेज में चेंज होती जाएगी, आपकी सॉलिड में। दैट मीन आइस में कन्वर्ट होता रहेगा वाटर, आपका वाटर किस में कन्वर्ट होता रहेगा, आइस में। तो जो ही पानी आपका गर्म होना, ठंडा होना शुरू हो जाएगा, और ठंडा होते होते जैसे जैसे टेम्परेचर उसका कम होता जाएगा, जैसे अगर सपोज ये 100 पे टेम्परेचर कम होता रहा, पहले डेंसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही, और 4 डिग्री पे डेंसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम। 4 डिग्री पे क्या होगी डेंसिटी, मैक्सिमम। यानी कि जो पानी यहाँ पे था वो जमने लगा, जो पानी यहाँ पे था जमने लगा, ठीक है। अब जो पानी जमने लगा तो डेंसिटी इसकी ज्यादा और डेंसिटी इसकी कम, तो जिसकी भाई जो भारी चीज होगी वो नीचे आके ठहरेगी ना, यानी कि जो डेंसिटी वाला हाई डेंसिटी का पानी था ये आ गया नीचे, मतलब हाई डेंसिटी वाला जो जम गया या आइस हो गई वो कहां गई, नीचे। तो जब ये नीचे आई यहाँ पे ऐसे, ठीक है, जो ये नीचे आई तो वाटर का लेवल क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, वाटर का लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी कि जो नीचे पानी गर्म था वो पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि पानी यहाँ पे ठंडा और यहाँ थोड़ा गर्म ही होगा, नो डाउट टेम्परेचर डिफरेंस होगा थोड़ा सा, तो ये पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ठीक है, यानी गर्म पानी ऊपर आ गया। तो 4 डिग्री बाद अब क्या होगा, टेम्परेचर कम होता रहेगा, ये चीज नीचे आएगी, ये पानी ऊपर आ जाएगा। 4 डिग्री बाद क्या होगा कि जो ही टेम्परेचर और कम होगा आपका डेंसिटी और कम हो जाएगी, यानी कि डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी कि ये फिर से जमने लगेगा। अब ये थोड़ा सा छोटा बन जाएगा, है ना, ये थोड़ा सा छोटा बन जाएगा और इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो लाइट डेंसिटी हो जाएगी, यानी कि डेंसिटी लगभग इसके बराबर हो जाएगी, तो लाइट हल्की हो जाएगी चीज, तो हल्की चीज तो उसके ऊपर ही जमी रहेगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो भारी था नीचे आ गया और उसकी वजह से पानी क्या हो गया, ऊपर आ गया गर्म वाला, और फिर जो ही 4 डिग्री से कम तापमान हुआ उसकी वजह से ऊपर की स्तर फिर से जम गई। तो यही कारण है इस डेंसिटी डिफरेंस की वजह से इस सर्दियों में आपके एक्वेटिक जो होते हैं, पानी के अंदर के जीव जंतु जिंदा रहते हैं, गर्मी का एहसास होने रहता है ड्यू टू दिस डेंसिटी डिफरेंस। बात समझ में आई? क्या हुआ, पहले टेम्परेचर कम हुआ, जो ही 4 डिग्री पे आया आपकी हाई डेंसिटी हुई, डेंसिटी की वजह से वो पार्टिकल नीचे आए, पानी का लेवल ऊपर बढ़ा, और पानी जो ही ऊपर उड़ेगा तब तक यहाँ भी पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट डेंसर हो जाएगा, लाइट डेंसर की वजह से ये जम जाएगा, फिर ये नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी लगभग इसके बराबर आ जाती है उस टाइम तक, ये 0 डिग्री के लेवल पे आया तो ये जम जाता है यहाँ पे, फिर ये नीचे नहीं जा पाता है, ठीक है। तो दैट्स द रीजन कि आपके एक्वेटिक जो जीव जंतु होते हैं वो आप लोग समुद्र के अंदर या पानी के अंदर जीवित रह पाते हैं। इतनी बात समझ में आई है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब बताइए, अभी आपने बोला कि पानी की कितनी फेज होती है दोस्तों, 3 फेज। पानी की होती कौन सी फेज है, 3 फेज होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों, या पहले बताओ मैटर की कितनी फेज होती है, 3, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है।
जब पानी की 3 फेजें होती है तो वाटर की भी 3 फेज है, क्योंकि वाटर भी आपका एक मैटर है। वाटर की कौन सी 3 होती है? सॉलिड को बोलते हैं हम लोग आइस, और सॉलिड फेज आपकी, फिर लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में आपका वाटर रहता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, आइस, वाटर, फिर उसको बोलते हैं हम लोग, जब गैसेस फॉर्म में जाता है उसको वेपर बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर हम फेज चेंज की बात की जाए, फेज चेंज की, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ, टेम्परेचर, यहां पे मैं फेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। सपोज आपने अपने हाथ में बर्फ ली है, क्या लिया दोस्तों? बर्फ ली है। तो बर्फ लेने के साथ साथ जब आप बर्फ हुई गर्म, बर्फ ली, बर्फ 0 डिग्री की लिया आपने, ठीक है, या उससे भी कम लिया आपने, -15 पे ली बर्फ। किस पे लिया आपने? -15 पे लिया थी। सपोज -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने बर्फ यहां से टुकड़ा उठाया, हाथ में टुकड़ा लिया आपने आइस का, ठीक है। तो -15 डिग्री सेंटीग्रेड से जो बर्फ आएगी वो कहां पे आएगी? 0 डिग्री पे। आपकी बर्फ कहां गई? 0 डिग्री पे। तो जब मान लो बर्फ यहां थी तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते बर्फ यहां तक आ गई, ठीक है। अब क्या होगा? बर्फ किसमें कन्वर्ट होने वाली होगी? बर्फ कन्वर्ट होने वाली होगी किसमें? बिल्कुल सही बताया आपने, वाटर में। किसमें? वाटर में, और वो भी किस पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी कि यहां पे क्या हो रही है? आपकी फेज चेंज हो रही है। यहां पे क्या हो रही है? फेज चेंज हो रही है। और फेज चेंज होने का टाइम पे क्या होता है? आपका टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। क्या रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। अभी बताते हैं इसके बारे में। तो सपोज यहां पे टेम्परेचर क्या रहा? कांस्टेंट, और फेज चेंज हो गई। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर फिर गर्म किया, मैं टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ते 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 अब टेम्परेचर पहुंच गया आपका फिर से कहां? 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे ये बढ़ते बढ़ते फिर पहुंच गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे, ठीक है। तो वाटर पे पहुंचा, वाटर पहुंचने के बाद क्या हुआ? अब यही 100 सेंटीग्रेड वाटर किसमें हो जाएगा? फिर से सॉरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पहुंच गया, और वाटर किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा? गैस में, यानी कि स्टीम में, और वो भी कितने पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा होगा, यानी कि फिर से ये क्या हो रही है? यहाँ पे फेज चेंज हो रही है, फेज चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपका डेल्टा टी अगेन कांस्टेंट होगा, फेज चेंज हो रही है, ठीक है, फेज चेंज हो रही है। तो फेज चेंज हुई फिर से यहां से यहां तक, ठीक है, फेज चेंज हुई फिर से यहां तक, और फिर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो फर्दर ये गैस स्टीम से फिर आगे चली जाएगी, जो भी आपका हो गैस में बन जाएगी और प्लाज्मा स्टेट बन जाती है, ठीक है। फर्दर जो गैसियस फेज होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मा स्टेट। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पे क्या हुई आपकी? फेज चेंज। यहां पे भी क्या हुई आपकी? फेज चेंज। यहां पे क्या हुआ? सेम फेज। यहां पे भी क्या आ गई? सेम फेज, ठीक है। जब उसी फेज में टेम्परेचर का चेंज होता है और उसके लिए जो हीट की जरूरत है, ऊष्मा की जरूरत होती है, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। बिल्कुल सही बोला आपने, जैसे बोलते हैं हम लोग विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि जब उसी फेज में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, चाहे आइस का आइस में बढ़ाए, चाहे गैस का गैस में बढ़ाए, चाहे लिक्विड का लिक्विड में बढ़ाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उस टेम्परेचर के बढ़ाने की जो भी हीट चाहिए होगी उसे बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट और विशिष्ट ऊष्मा। तो यहां पे क्या होगा? आपकी क्या चाहिए होगी? स्पेसिफिक हीट। क्या चाहिए होगी आपको? स्पेसिफिक हीट। यानी कि यहां क्या चाहिए होगा आपको? Q इक्वल टू mc डेल्टा टी। इतनी बात समझ में आ रही है? और जब फेज चेंज होता है ना, तो फेज चेंज के टाइम पे क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। अब एक चीज बताइए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो भाई साहब हीट जा कहां रही है आपकी?
हीट तो हम तब भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, गर्म तो तब भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या कारण है? विज्ञान ने ऐसा क्या किया है कि भाई साहब जो आपका फेज चेंज हो रहा है उस टाइम पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन हम तब भी हीट दिए जा रहे हैं उसको। बहुत ही अजीब सोचने वाली बात है अगर सोचा जाए तो। बिल्कुल सही बोला आपने, ये सोचने वाली बात है। लेकिन क्या होता है ना कभी कभी कि जैसे आपका ये सॉलिड है और ये क्या है आपका लिक्विड, तो सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में बंधे हुए होते हैं, ठीक है, बंधे हुए होते हैं ना, इसके हाईली अटैच्ड, हाईली क्लोज होते हैं, लेकिन थोड़े से दूर दूर होते हैं। तो जब इन हाईली अटैच्ड मॉलिक्यूल्स जो बॉन्ड होते हैं ना, इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। तो इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, यानी कि सॉलिड से कहां रहे बॉन्ड आपके लिक्विड स्टेट में, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी जाती है ना, वो एनर्जी वहां जाती है, यानी कि वो हीट वहां खर्च होती है उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में। बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने कि उसका जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी जाती है उसे वहां होती है फेज चेंज, ठीक है। तो उस टाइप पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे हम स्पेसिफिक हीट नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई ऊष्मा। क्यों? क्योंकि इसके टाइम पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता है। अगर आप थर्मोमीटर से नापोगे तो थर्मोमीटर में कोई भी टेम्परेचर पे चेंज नहीं दिखाई देगा, यानी कि थर्मोमीटर में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी हीट दे रहे हैं उसे, यानी कुछ ना कुछ छुपा हुआ है इसमें, है ना। तो वही छुपी हुई चीज को हम लोग बोलते हैं छुपी हुई ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं दोस्तों? लेटेंट हीट। बात समझ में आ रही है? क्या बोलेंगे फेज चेंज के टाइम पे हम लोग? लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे इसको? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। अभी हम बात करेंगे एक एक चीज की, लेटेंट हीट की, ठीक है। और सेम फेज में हो रही है तो इसको बोलेंगे हम लोग Q इक्वल टू mc डेल्टा टी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लेटेंट हीट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं? चलिए इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग पूरा। क्या क्या बचा है इसमें देखिए। ये आपका कौन सा फेज है? आपका अभी यहां पे सॉलिड फेज है, सॉलिड फेज है, इसे बोलते हैं हम लोग आइस, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इसे मेल्टिंग हो रही है, ओके। ये आपकी बॉइलिंग हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सॉलिड फेज, ये आपकी लिक्विड फेज, यानी कि वाटर चेंज हो रही है स्टेट आपकी, ठीक है, लिक्विड फेज। और फिर यहां पे क्या होगी आपकी? गैस फेज। ठीक है, ये गैस फेज, या आपकी लिक्विड फेज, या आपकी सॉलिड फेज। यहां क्या हो रहा है आपका? आइस से लिक्विड में चेंज हो रहा है, और यहां लिक्विड से गैसियस फेज में चेंज हो रहा है। यहां फिर गैसियस से आप या स्टीम से समझ लो, फिर फर्दर प्लाज्मा स्टेट में चेंज होता है, ठीक है। यहाँ आइस टू आइस, आइस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू प्लाज्मा लिख लो अगर लिखना चाहो आप लोग, ओके। इतनी बात समझ में आई? तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग देखेंगे कि लेटेंट हीट क्या होगी, फेज चेंज हो रही है तो उस फेज चेंज में क्या हो रहा होगा, और वाटर की लेटेंट मतलब आइस की लेटेंट हीट क्या होगी, स्टीम की लेटेंट हीट क्या होगी, और हम लोग लेटेंट हीट के बारे में और जानेंगे। वाटर की फेज का अध्ययन करेंगे कि वाटर 3 फेज में एग्जिस्ट करता है, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ट्रिपल पॉइंट। तो इन सब चीजों के बारे में जानेंगे, और कल इस स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट पे हम कुछ छोटे छोटे सवाल करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं। तो वीडियो समाप्त होने से पहले हम लोग ने जैसे प्रॉमिस किया आप लोगों से कि रोज आपको एक एमसीक्यू मिलेगा, है ना, रोज एक आपको एमसीक्यू मिलेगा। तो आज का एमसीक्यू मैं आपको देता हूं। आज का एमसीक्यू आपका, मरकरी थर्मोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय, मरकरी थर्मोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय, क्वेश्चन है आपका मरकरी थर्मोमीटर वॉज
invented by A, Fahrenheit, B, Kelvin, C, सेल्सियस, एंड फिर से मैं एक नाम लिख देता हूं आप लोगों के लिए, गैलीलियो। ठीक है, तो ये आज का आपका एमसीक्यू है। मर्करी थर्मोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय फॉरेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस एंड गैलीलियो, ये आपको बताना है। और कल मैं मर्करी थर्मोमीटर के बारे में आपको बता दूंगा कि होता क्या है। ठीक है, और देन हम लोग इस फेज चेंज को भी पढ़ेंगे कल क्या क्या होता है। ठीक है, तो प्लीज अगर जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए आज का आपको क्लास कैसी लगी, और आप लोग और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हीट में। हम लोग हीट में पूरा पढ़ेंगे, अभी तो हीट पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, फिर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। आराम से पढ़ेंगे, पूरी चीजें पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे यहीं पे। परेशान मत होइए, आपका एक भी सवाल फिजिक्स से नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, दावा है। कोई भी सवाल आपका फिजिक्स से नहीं छूटने पाएगा, जो भी आएगा। लगभग आपके 20 मार्क जो भी आपके इसमें आने वाले फिजिक्स के कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे मेरे साथ। आपके बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो प्लीज कीप स्टडीइंग हार्ड और कीप वर्किंग एंड बी विद अस। ख्याल रखिए अपना। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।